एवरीवन, दिस इज सुप्रिया शर्मा, योर ज्योग्राफी एजुकेटर। आप सभी का स्वागत है अपने इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आज हम करने वाले हैं हमारे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, दैट इज ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाने की कोशिश करें, यानी कि क्लास 11th में, तो हमें ये याद आएगा और आपको ये याद आएगा कि आपने जो है पूरी तरीके से फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा था, जिसमें आपने ये जाना था कि नेचर ऑफ ज्योग्राफी क्या है, राइट? वो पूरी बुक हमने जो है इसके ऊपर पढ़ी थी। बट अब इस सेशन में हम लोग ये देखेंगे कि ह्यूमन का किस तरीके से ज्योग्राफी से क्या रिलेशन है। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं और ये वीडियो वन शॉट होने वाला है, यानी कि इस पूरी वीडियो में हम लोग चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। हाउ डू यू सी द अर्थ सरफेस? कैसे आप लोग अर्थ सरफेस को देखते हैं? आपको बड़ा अच्छा लगता होगा जब अर्थ सरफेस को हम लोग देखते हैं। उसमें आपको अलग अलग डिविजन्स देखने को मिलते होंगे, जैसे कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे प्लेन एरिया है, कहीं पर प्लेटू है, कहीं पर कोस्टल एरिया है, राइट? देन डू यू रियलाइज दैट द अर्थ कंप्राइजेज विद टू मेजर कंपोनेंट्स? क्या कर रहे हैं कि आपने कभी ये रियलाइज किया है कि दो ही मेजर कंपोनेंट्स है अगर हम देखें, जिसमें सबसे पहले है नेचर, यानी कि फिजिकल एनवायरमेंट, जो आप पढ़कर आए हैं कि भाई नेचर ने हमें क्या क्या दिया है, राइट? एंड द लाइफ फॉर्म्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, और उसी नेचर को कैसे ह्यूमन बींग्स जो है अडॉप्ट करके वहां पर रहना शुरू करते हैं, यानी कि अपनी लाइफ जो है उससे इंटरकनेक्ट करके चलते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। यहाँ पे कुछ 3 वर्ड्स लिखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी एनसीईआरटी जो है साथ लेकर बैठ सकते हैं और उस पर सुनते जाइएगा एक स्टोरी की तरह। क्या है? ज्योग्राफी इज इंटीग्रेटिव, एम्पिरिकल एंड प्रैक्टिकल। इसका मतलब क्या है? इंटीग्रेटिव का मतलब ये है कि सिर्फ अकेली ज्योग्राफी में हम लोग बहुत सारी चीजों को इंटीग्रेट कर कर पढ़ते हैं, यानी कि ज्योग्राफी के अंदर ही इतने सारे सेगमेंट्स हैं कि हमें उन्हें इंटरलिंक करके पढ़ना पड़ता है। एंड प्रैक्टिकल का मतलब, जैसे हम लोग साइंस में है क्या करते हैं? प्रैक्टिकल करते हैं किसी चीज का थ्योरी पढ़ने के बाद, तो ऐसे ही ज्योग्राफी में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रेनफॉल की बात कर रहे हैं कि आज बारिश हो रही है, तो आप उसको देख सकते हो, है ना? बारिश हो रही है तो हम देख सकते हैं ना, राइट? ठंड है तो हम उसको देख सकते हैं कि हाँ ये मौसम हमारा जो है ठंडा है, तो इसीलिए प्रैक्टिकल। तो ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 1 नंबर में बहुत बार पूछ ली जाती है। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी स्टडीज फिजिकल एनवायरमेंट। फिजिकल ज्योग्राफी जो आप लोग पढ़कर आए हो, वो किसके बारे में हमें बताती है? फिजिकल एनवायरमेंट के बारे में बताती है। एंड द ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल, नेचुरल एंड ह्यूमन वर्ल्ड्स। क्या बोल रहे हैं कि भाई जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो हमें फिजिकल और नेचर और ह्यूमन बींग्स के बीच का इंटरलिंक, यानी कि इंटरकनेक्शन जो है वो हमें बताती है। द social distribution of human phenomena and how they come about, the social and economic differences between different parts of the world। अगर हम अलग अलग एरिया की बात करें तो सब एरिया की अपनी अपनी ज्योग्राफी है और उस ज्योग्राफिकल सिचुएशंस और कंडीशंस के हिसाब से सबकी अपनी अपनी सोशल और इकोनॉमिक लाइफ डिफरेंट डिफरेंट है, राइट? नेक्स्ट, you are already aware of the fact that the core concern of a geography as discipline is to understand the earth as a home of humans being and to study all those elements which have sustained them। क्या बोला है कि हमने ये तो देखा कि जो नेचर है, यानी कि जो अर्थ है हमारे पास, उस अर्थ को ह्यूमंस ने अपना घर माना है। हमारा घर ही है ना अर्थ, कुछ और तो नहीं है। तो वही चीज आपको यहाँ बोली है कि अगर हम उसके कोर कंसर्न की बात करें, थोड़ा डीप में समझने की कोशिश करें, तो ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन क्या है, उसको समझने के लिए ह्यूमन बींग्स ने अर्थ को अपना घर माना है। उसके बाद ही हम जितनी भी टर्म्स हमारी ज्योग्राफी में निकल कर आती हैं, हम उन्हें बहुत बेटर तरीके से समझ पाते हैं। दस एम्फेसिस ऑन स्टडी ऑफ नेचर एंड ह्यूमन बींग्स, और यही हमारी जो है नेचर और ह्यूमन बींग्स पे स्टडी है, जिसको हम ज्योग्राफी के टर्म में पढ़ रहे हैं। छोटी छोटी क्लासेस से हम लोग अलग अलग वेज में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, है ना? 6 क्लास से देखो आप, और अभी की बात करें तो बहुत छोटी क्लासेस से ज्योग्राफी सब्जेक्ट जो है वो शुरू हो जाता है। Now you will realize that the geography got subjected dualism। dualism का मतलब क्या है कि भाई द्विवाद, कि ज्योग्राफी में ना हमेशा से एक बात, एक टर्म चलती आई है, 2 तरीके की जो है चीजें, यानी कि 2 तरीके की ज्योग्राफी हो सकती है। एक वो जिसको हम बोल सकते हैं कि भाई जो नोमैथिक है, जिसको बोलते हैं कि थ्योरी है ना, कि थ्योरी तरीके से बस हमने पूरे अर्थ के बारे में, यानी कि कंप्लीट अर्थ के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं, कंप्लीट अर्थ। और डिस्क्रिप्टिव ज्योग्राफिक का मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप जिस रीजन में रहते हैं, अगर मैं उस रीजन को सेलेक्ट करके उसके बारे में जितनी भी चीजें हो सकती हैं, ज्योग्राफिकल जितनी भी मैटर रह सकते हैं, वो अगर मैं बताऊंगी तो वो डिस्क्रिप्टिव में आएगा।
और अगर मैं पूरे अर्थ को एक साथ लेकर चलूंगी तो वो हमारा आ जाएगा किसमें, लॉ मेकिंग, थियोराइजिंग में या फिर नोमैटिक में, है ना। तो क्या है, डिफरेंट तरीके के रहे हैं, हमेशा से दो तरीके का जो है डुअलिज्म हमें देखने को मिला है, सबकी अपनी अपनी थॉट, सबसे अपने अपने आइडियाज जो है होती हैं। The wide-ranging debate started whether geography as a discipline should be this or that. ठीक है, हमेशा से दो तरीके के रहे हैं। Then finally you will appreciate that the community between physical and human is not a very valid one because nature and human are inseparable elements and should be seen holistic। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, भूलनी नहीं है। क्या बोला है यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर ये चीज कही गई है कि चाहे हमारे पास दो थ्योरी हो, चाहे हमारे पास 50 थ्योरी क्यों ना हो, बट एक चीज जो हमारे लिए समझने वाली है वो ये है कि कभी भी हम लोग नेचर और ह्यूमंस को सेपरेट नहीं कर सकते, दोनों एक ही है। आप सोचो ना, अगर आप किसी सिंगल रीजन के बारे में भी पढ़ रहे हैं तो वहां का क्लाइमेट कैसा है, वहां पर कैसे लोग रहते हैं, वहां पर कौन सा फ्रूट, वेजिटेबल, क्या वेजिटेशन है वहां का, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो उसमें ह्यूमंस आए कि नहीं आए, ह्यूमंस अपने आप आ गए। तो इसीलिए बोला है कि थ्योरी चाहे आपकी दो हो, बट स्टिल क्या है कि भाई हमारी जो ज्योग्राफी है, हम अगर उसको पढ़ेंगे हम लोग तो हमेशा ह्यूमन और नेचर को जो है साथ लेकर चला जाएगा, कभी भी अलग अलग लेकर नहीं चला जाएगा, इसीलिए दे आर इनसेपरेबल, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं। It is interesting that to note that the both physical and human phenomena are described in metaphors using symbols from the human। क्या बोला है कि भाई आप ह्यूमन एनाटॉमी आपने देखा होगा, जैसे हमारी आईज है, हमारे हैंड्स हैं, हमारी नोज है, हमारा माउथ है, इस तरीके से। ऐसे ही ज्योग्राफी को आप देखो कि हमने हमारे ह्यूमन बॉडी पार्ट्स को यूज करके ज्योग्राफी की टर्म्स को बताया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी ऑफन टॉक अबाउट द फेस ऑफ द अर्थ, है ना, अर्थ का फेस, आई ऑफ द स्टॉर्म, माउथ ऑफ द रिवर, नोज ऑफ द ग्लेशियर, नेक ऑफ द isthmus एंड प्रोफाइल ऑफ द सॉइल। ये क्या है कि हमने क्या किया है, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स को यूज किया है ज्योग्राफी की टर्म्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो इसी चीज से हमें एक और बात जो पता चलती है वो ये कि पहले की बात, डिबेट्स कुछ भी हो, बट स्टिल जो है ह्यूमंस और नेचर आपस में कनेक्टेड है ना। वरना क्यों जो है हमारे जियोग्राफिकर्स जो है उन्होंने क्यों जो है हमारे ह्यूमन बॉडी पार्ट्स को यूज किया ज्योग्राफी की टर्म्स को समझाने के लिए, राइट। देन सिमिलरली रीजन, विलेजेस, टाउन हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज ऑर्गेनिज्म। और बहुत सारे ऐसे जियोग्राफर्स हुए जिन्होंने अपनी कंट्री को, अपने स्टेट को एज अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखाया है। जैसे कि जर्मन जियोग्राफिकल डिस्क्राइब द स्टेट कंट्री एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि भाई वहां पर सब लोग रह रहे हैं तो वो उनके लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एंड नेटवर्क ऑफ रोड्स, ठीक है, रोड्स का नेटवर्क, रेलवेज, वाटरवेज हैव ऑफन बीन डिस्क्राइब्ड एज आर्टरीज ऑफ द सर्कुलेशन। इतनी बायो तो याद है ना, 10th तक पढ़कर आए हो आप लोग, है ना। आर्टरीज जो हमारी वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, उसकी तरह जो सर्कुलेशन दिखाया है वो किसे दिखाया है, जो रोड है, रेलवेज है, वाटर है, इन सारी चीजों को दिखाया है, ठीक है। एंड द बेसिक क्वेश्चन नाउ अराइज, अब इन सारी टर्म्स के बाद, इन सब चीजों के बाद एक बेसिक क्वेश्चन जो है वो हमारे सामने आता है कि कैन वी सेपरेट नेचर एंड ह्यूमंस। क्या अब मैं अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि क्या अभी भी इतनी सब चीजें होने के बाद भी क्या हम ह्यूमन को और नेचर को अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, व्हेन दे आर इनली इंटरविंड, यानी कि वो इतनी तगड़े तरीके से जो है इंटरलिंक्ड है कि उन्हें हम चाह के भी नहीं अलग कर सकते, बिकॉज दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। सोचो अगर हमारे पास सिर्फ नेचर होता, अगर सिर्फ नेचर होता, ह्यूमंस नहीं होते तो कुछ नहीं था। लेकिन अगर हमारे पास ह्यूमंस होते और नेचर नहीं होता तो हम लोग रहते कहाँ, क्या खाते, क्या पीते, क्या पहनते, है कि नहीं। तो दोनों चीजें क्या है, आपस में बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड है और इन्हें सेपरेट हम लोग नहीं कर सकते हैं। नाउ अब इन्हीं चीजों पे क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे जो है जियोग्राफर्स रहे हैं जिन्होंने अपनी अपनी टर्म्स में चीजों को समझाया है। कैसे, समझिए एक एक करके, इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि आपको क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा इनका जो है स्टेटमेंट इन्होंने दिया है ये दे दिया जाएगा, 4 ऑप्शन देंगे और आपसे पूछा जाएगा कि ये वाली बात किसने कही है, तो आपको उस हिसाब से इनको अच्छे से पढ़ना है। चलिए देखो क्या बोला है। सबसे पहले रेड्जिल ने बोला है, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। बेसिकली क्या कहने का मतलब है कि भाई जो जितनी भी ह्यूमन ज्योग्राफी है वो एक तरीके से प्रैक्टिकल है और इंटरलिंक करके हम पढ़ सकते हैं, हम उसको अलग तरीके से नहीं पढ़ सकते कि ह्यूमंस को आप अलग पढ़ेंगे, नेचर को आप अलग पढ़ेंगे, आपको दोनों को जो है साथ में पढ़ना होगा। और सिंथेसिस हैज बीन एम्फसाइज्ड इन द अबव डेफिनेशन,
सिंथेसिस जो है उस पे उन्होंने बहुत ज्यादा जोर डाला है कि भाई प्रैक्टिकली दोनों को हमें साथ लेकर चलना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सैंपल जी, इन्होंने क्या कहा है, देखिए Humans geography is the study of changing relationship between the unresting man and the unstable earth. Unresting और unstable का मतलब क्या है कि जो चेंज होता रहे, इसका मतलब क्या है कि चेंज होता रहे। और इन्होंने देखो अपने इस पूरे जो है अपनी इस पूरी स्टेटमेंट में इन्होंने जो है डायनेमिज्म इन द रिलेशनशिप इज कीवर्ड इन द सैंपल डेफिनेशन, इसी को रखा है। इसका मतलब भी क्या है, डायनेमिक का मतलब क्या हो गया, चेंज होना। तो भाई क्या बोला है कि इंसान भी चेंज होता रहता है और जो हमारी अर्थ है वो भी चेंज होती रहती है ना। पहले के टाइम में अगर हम जाएंगे तो हमें इतना चीजों के बारे में नहीं नॉलेज थी, हमें नहीं पता था कि हमें कैसे प्लेन उड़ाने हैं, हमें कैसे एसी लगाने हैं, हम कैसे ठंड को कम करेंगे। लेकिन क्योंकि धीरे धीरे टाइम चेंज हो रहा है, धीरे धीरे जो नेचर है वो भी चेंज हो रहा है, तो चीजें जो है साथ में इंटरलिंक्ड हो रही है, ठीक है। देन वी हैव अ लास्ट स्टेटमेंट ऑफ बेलाचे, इन्होंने क्या कहा है, ही सैड conceptions resulting from a more synthetic knowledge of the physical law governing our earth, of the relations between the living being with inhabited it. Human geography offers a new conception of interrelation between earth and human. क्या बोला है इन्होंने भी, यही इसी चीज को जो है और तरीके वेरीफाई करके बोला है कि भाई हमारे पास यही कॉन्सेप्ट और यही कंक्लूजन निकल के आता है कि हमें दोनों को साथ लेके चलना होगा, हम कभी भी दोनों चीजों को अलग अलग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, मार्क जरूर कर लीजिएगा अपनी बुक में। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं नेचर ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी। किस तरीके का नेचर है हमारे ह्यूमन ज्योग्राफी का। नेचर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी आप ऑलरेडी 11th में पढ़े हैं, नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि ह्यूमन का किस तरीके से है। देखिए ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द इंटररिलेशन, इंटररिलेशन का मतलब वही कि नेचर और आपके ह्यूमन बींग्स के बीच में, बिटवीन द फिजिकल एनवायरमेंट एंड द सोशो कल्चर एनवायरमेंट created by human beings through mutual interaction with each other. mutual interaction का क्या मतलब है कि भाई आपस में बातचीत की, अच्छा ठीक है अब मुझे इस चीज की जरूरत है, अब मैं ये बिल्डअप कर लेता हूँ, अब मुझे इस चीज की जरूरत है तो मैं ये बिल्डअप कर लेता हूँ, है ना। जब हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तभी हम चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। तो सेम गोज विद हेयर, होता क्या है कि जैसे मानो अगर हम पुराने टाइम में जाएं, उस टाइम पे ना इतनी गर्मी ना इतनी ठंड, हमें जो है चीजों को सहन करना पड़ता था, हमें नहीं पता था कि हमें कपड़े, हम मोटे कपड़े पहन सकते हैं ठंड में। लेकिन जैसे जैसे टाइम बदला वैसे वैसे जो है ह्यूमंस ने इस चीज को डेवलप किया एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। अगर नेचर मुझे अलाउ कर रहा है तो ठीक है, मैं इस तरीके का डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टूल्स वहां पर कर सकता हूँ, ठीक है। दीज एलिमेंट्स लाइक हाउसेज, जैसे कि घर है, right, villages, city, road, rail network, industries, etc., and all other elements of material culture have been created by human beings. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे चीजों की नीड हमें लगने लगी वैसे वैसे हमने चीजों को डेवलप करना शुरू कर दिया, लेकिन किसके साथ, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। अब देखो जब तक जो है आप समझो, क्या हमारे पेरेंट्स के टाइम पे, यानी कि मेरे पेरेंट्स या उससे पहले हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बात करें, क्या इस तरीके की चीजें हुआ करती थी? क्या लड़कियों को पढ़ाया जाता था? नहीं पढ़ाया जाता था। लेकिन एक टाइम आया, एक रिफॉर्म हुआ और वहां पे चीजों को बदला गया और बताया गया कि भाई विमेन एजुकेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, उन्हें भी पढ़ाना बहुत जरूरी है। तो हमने क्या किया, उसके अकॉर्डिंग गर्ल्स स्कूल बनाए, अलग से गर्ल्स के लिए जो है एजुकेशन स्कीम्स, ऐसी चीजें बनाई जो उनके लिए बेनिफिशियल हो और जिससे हम चीजों में चेंज कर सके। यहाँ पे भी यही था कि नेचर के साथ हमने जो है मिलकर म्यूचुअली समझ कर चीजों को कि अब धीरे धीरे अगर एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हमें भी चेंज होना होगा और हम चीजों को उस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। देन फिजिकल यूजिंग द रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द फिजिकल एनवायरनमेंट, जैसे कि यहाँ पर क्या मतलब हुआ इस बात का कि जो भी रिसोर्सेज हम कर रहे हैं, यानी कि जो भी चीज हम डेवलप कर रहे हैं उसमें जो भी रिसोर्स चाहिए वो रिसोर्स हमने किससे लिया है, नेचर से लिया है, प्रकृति से लिया है। जो हमें नेचर ने दिया उस चीज को हमने अपनी स्किल, अपनी नॉलेज, अपनी टेक्नोलॉजी के हिसाब से यूज करके उसको एक ऐसा रूप दे दिया जो हमारे लिए आज के टाइम में जरूरी है। जैसे कि ये इंटरनेट, सोचो अगर ये इंटरनेट नहीं बना होता तो क्या हम इस तरीके से पढ़ पाते, क्या हमारी क्लासेस इस तरीके से हो पाती? नहीं हो पाती, राइट। नेक्स्ट,
while the physical environment has been greatly modified by the human beings and it has also in turn impacted about human lives। और आप देखो कि हमने जो है चेंज जरूर किया है नेचर के साथ मिलके, हमें जैसा ठीक लगा, जैसी चीजें हमें लगा कि हमें डेवलप करनी चाहिए, हमने वो सब किया, लेकिन इन सारी चीजों का अफेक्ट कहीं ना कहीं हमारी नेचर यानी कि हमारी जो ह्यूमन लाइफ है जिसको हम जी रहे हैं उसके ऊपर भी अफेक्ट हुआ है। और इसका कोई भी आप एक एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए, जैसे अभी हमारी ये क्लास ही है, सोचो अगर बाहर बारिश हो रही है, मौसम खराब है, तूफान आया हुआ है और आप क्लास लेने नहीं जा सकते, और अगर इंटरनेट नहीं होता तो क्या आपके पास चांसेस थे कि आप पढ़ पाएंगे? नहीं। लेकिन अब क्या है, हमने इंटरनेट बनाया है, हमने इस तरीके के प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है कि हम घर बैठे बैठे अच्छे से क्लासेस ले सकते हैं। तो ये क्या है, ये हमारी ह्यूमन लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। सिंपल। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। ये दो ऐसे टॉपिक है जो कि इंटरेस्टिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी है। क्या मतलब है, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास यहाँ पर नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, यानी कि यहाँ पर जो नेचर है वो हमेशा ऊपर रहेगा और जो ह्यूमन एंड टेक्नोलॉजी है वो हमें डाउन देखने को मिलेगी। यानी कि ये कब की बात हो रही है, ये बात हो रही है उस पुराने टाइम की, उस प्रिमिटिव टाइम की, जब हमारे पास नॉलेज टेक्नोलॉजीज नहीं हुआ करते थे। हमें नहीं पता था कि हमें जो है अगर कहीं पे जल्दी पहुंच रहा है तो हम लोग गाड़ी की हेल्प ले सकते हैं, हमें नहीं पता था, है ना। हमें ये नहीं पता था कि अगर हमें ठंड लग रही है तो हम लोग आग लगाकर जो है उस एटमॉस्फेयर को गर्म कर सकते हैं। नहीं पता था ना हमें कि उस फिनोमेना को फ्रिक्शन बोलते हैं, राइट। तो वही सेम चीज जो है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस में बताई गई है कि ये वो टाइम पीरियड है जब नेचर हमारे ऊपर क्या था, नेचर हमारे ऊपर ऊपर था और जो टेक्नोलॉजी और ह्यूमंस थे वो हमारे लिए नीचे थे। ऑपोजिट इन द ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर में, यानी कि जो आज का टाइम है जिसे हम समझते हैं कि जैसा हम चाहें, आज हमारे ऊपर नेचर हावी नहीं है, हम नेचर के ऊपर जो है इस तरीके से हावी हैं कि जैसा हमें चाहिए, जैसा एटमॉस्फेयर हमें चाहिए, जैसी कंडीशन सिचुएशन जो भी हम लोग चाहते हैं वो हम अपने अकॉर्डिंगली क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके दोनों को समझते हैं। चलिए, ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद देयर फिजिकल एनवायरमेंट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। सिंपल सी बात है ना। विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी तो हम लोग ये सब कर पा रहे हैं ना। अगर हमारे पास नॉलेज नहीं होती, टूल्स नहीं होते, टेक्नोलॉजी नहीं होती, तो क्या हम लोग ये सब चीजें डेवलप कर पाते जो आज हम लोग सहन रहे हैं? नहीं। इट इज इंपॉर्टेंट व्हाट ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस। देखो अभी बहुत ज्यादा जरूरत है कि भाई आप उस टेक्नोलॉजी के साथ क्या चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, कि आप कुछ ऐसा तो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो जो नेचर को हार्म पहुंचा रहा हो। एंड to create, but it's extremely important with the help of what tools and techniques do you produce and create, है ना। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप नेचर में अगर चेंज कर रहे हो, आपके पास स्किल है, आपके पास वो नॉलेज है, आपके पास वो कैपेबिलिटी है कि आप वो कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हो ये सारी चीजें करने में, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि आप डेवलपमेंट जो है करते चले जाएं टेक्नोलॉजी के नाम पर, है ना, लेकिन ऐसा ना हो कि उससे नेचर को हम लोग जो है परेशान या फिर हार्म करना, खराब करना शुरू कर दे। क्लियर। नेक्स्ट है, ह्यूमन बीइंग्स वर एबल टू डेवलप टेक्नोलॉजी आफ्टर दे डेवलप्ड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लॉज। सिंपल है, देखो नेचुरल लॉज का मतलब क्या है कि जब इंसान ने नेचर के लॉज को, नेचर के जो चीजें रही हैं, जो रूल्स रहे हैं अभी तक, उनको समझा, उसके बाद ही वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाया। इसका बेस्ट एग्जांपल जो मैंने अभी आपको दिया था, आग वाला, फ्रिक्शन वाला, ठीक है, वो आपकी बुक में भी दिया है, देखो कैसे। फॉर एग्जाम्पल, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन एंड हीट हेल्प अस डिस्कवर द लाइफ। सिंपल है, क्या पुराने जमाने में जिन लोगों ने इसको जो है इन्वेंट किया था, उन्हें क्या पता था? उन्हें बस ये पता था कि ये दो पत्थर है, ऐसे ऐसे हम इनको घिसेंगे और इसमें आग लग जाएगी। क्या उन्हें पता था कि ये जो प्रोसेस है इसे हम फ्रिक्शन बोलते हैं? नहीं पता था। उन्हें बस इतना ही पता था, ऐसे ऐसे करेंगे दो पत्थरों को और आग जो है फायर बन जाएगी, हीट निकल के आएगी। तो यही सेम चीज है कि उस टाइम की बात हो रही है कि जब इंसान ने नेचर के लॉ को समझना शुरू किया, तब उसने जो है टेक्नोलॉजीज को बनाया और उसके अकॉर्डिंगली चीजों को चेंज किया। ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे ही अगर हम बात करें, सिमिलरली अंडरस्टैंडिंग द सीक्रेट्स ऑफ डीएनए, है ना। क्या पहले के लोगों को पता था ये डीएनए जैसा क्या है, या ये जेनेटिक्स क्या होते हैं? जेनेटिक्स अनेबल्ड अस टू कॉन्कर मेनी डिजीज, है ना। आप देखो, हमें पहले नहीं पता था कि भाई बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो जेनेटिकली हो सकती है, जैसे कि ये
है ना, जैसे कि डायबिटीज, बहुत सारी ऐसी बीमारियां। लेकिन जब हमें डीएनए और जेनेटिक्स के बारे में पता चला तो अकॉर्डिंगली हम जो है वैक्सीनेशन बना पाए। जब तक हमें पता ही नहीं था कि ये डीएनए जेनेटिक्स क्या है, क्या बला होती है, तब तक हम किसी डिजीज के लिए जो है ना ही मेडिसिन बना सकते थे और ना ही उसको किसी भी तरीके से बचा सकते थे। पता चला तो हमने इसको लेके वैक्सीनेशन बनाए, बहुत सारी इसके ऊपर थ्योरीज की, प्रैक्टिकल किए, बहुत चीजें की और फाइनली हम लोग एक सक्सेसफुल वैक्सीनेशन बना पाए, राइट। वी यूज द लॉज ऑफ एरोडायनामिक्स प्लेन के लिए टू डेवलप फास्टर प्लेन्स, है ना। आप देखो, अगर हमें कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है और हमें जल्दी पहुंचना है, तो आज हमारे लिए एरोप्लेन यानी कि जो है सबसे बेटर ट्रांसपोर्टेशन हम बोल सकते हैं। लेकिन क्या पुराने जमाने में ये पता था? नहीं पता था। पहले हमने जो है इसके लॉ को समझा, दैट इज एरोडायनामिक्स को हमने समझा और फिर हमने डेवलप किया प्लेन्स को, राइट। यू कैन सी दैट द नॉलेज अबाउट नेचर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, है ना। नॉलेज क्या है, बहुत जरूरी है। और यहाँ पे तो हम नेचर की बात कर रहे हैं, बट जनरली अगर हम बात करें तो हमें हर एक चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अब लोग जो हैं बैठकर डिबेट करते हैं, आप सोचो अगर आप उस डिबेट में पार्ट लेना चाहोगे तो आप तभी उसका पार्ट बन सकते हो जब आपको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज होगी। तो सेम यहीं पे बताया गया है कि अगर आप इस तरीके का कोई चीज कर रहे हो, कोई डेवलपमेंट कर रहे हो, कोई टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो, उससे पहले ये बहुत जरूरी है कि आप नेचर के बारे में जितनी भी नॉलेज है वो ले लें, ठीक है। सो दैट नॉलेज अबाउट नेचर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू डेवलप टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी लूजन द शेकल्स ऑफ एनवायरमेंट ऑन ह्यूमन बींग्स, है ना। क्या है कि भाई ये ना हो कि भाई एक तरीके से हथकड़ी, यहाँ पे शेकल का मतलब है कि हथकड़ी ना लग जाए। इसीलिए क्या है, ये बहुत जरूरी है कि आप उस नेचर के बारे में, उस पूरी सिचुएशन के बारे में वो नॉलेज ले लें एंड देन उन चीजों को जो है बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाए, ठीक। चलिए, इन द अर्ली स्टेजेस, वही प्रिमिटिव टाइम की बात हो रही है, इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ देयर इंटरेक्शन विद देयर नेचुरल एनवायरमेंट, है ना। क्योंकि उस टाइम पे देखो आप लोग जो है जंगलों में ही रहा करते थे। लोग जो है, आप देखो ट्राइबल कम्युनिटीज तो अभी भी बहुत सारी वहीं रहती है। तो बहुत पुराने टाइम की बात हो रही है जब नेचर के साथ इंटरेक्शन हुआ करता था ह्यूमंस का, वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इट, दे अडॉप्टेड टू डिक्टेट्स ऑफ नेचर, है ना। नेचर को उन्होंने समझा, उन्होंने जाना कि भाई ये नेचर है क्या, ये नेचर किस तरीके से हमें अफेक्ट कर सकता है, अगर हम ऐसे नहीं जाएंगे तो ये नेचर हमें जो है इस तरीके से कर देगा या खा जाएगा, वो सारी चीजें। तो क्या है, उन्होंने उन चीजों को अडॉप्ट किया एंड दिस इज सो बिकॉज द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वाज वेरी लो एंड द स्टेज ऑफ ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट वाज आल्सो प्रिमिटिव, है ना। इस टाइम पे क्या मैंने यही बताया था कि जब नेचुरलाइजेशन की बात है तो हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत नीचे है और नेचर की जो बात है वो हमारे लिए ऊपर है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी, पढ़ाई, स्किल, नॉलेज ये कुछ नहीं था कि हम लोग अपने लिए वो चीजों को डेवलप कर पाए। इसी टॉपिक को नेचुरलाइजेशन जो है ये बोला गया है। और this type of interaction between the primitive human society and the strong forces of nature was termed as environmental determinism। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मैं इस तरीके से इसको यहाँ पर मार्क कर रही हूँ। इसकी डेफिनेशन कई बारी आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है कि what do you understand by environmental determinism, का मतलब है कि जब जो है प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी यानी कि जो पुरानी जमाने की ह्यूमन सोसाइटी थी वो और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ नेचर का इंटरेक्शन हो रहा था, उसको हम क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म बोलते हैं। यानी कि ये वही फेज है जिसमें एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म तो ऊपर है लेकिन टेक्नोलॉजी और ह्यूमंस का जो है वो क्या है, यहाँ पर डाउन है, ठीक है। बस ये स्टेज, ये एरो भी अगर आपको याद रह गया तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से लिखकर आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, एट दिस स्टेज ऑफ वेरी लो टेक्नोलॉजी, है ना, at the stage of very low technologic development, we can imagine the pressure of a nature human who listened to nature was afraid of fury and worship it। very very important चीज। क्या आपने कभी किसी को नेचर को वर्शिप करते हुए देखा है? आज के टाइम में, आज के टाइम में भी नेचर को बहुत लोग वर्शिप करते हैं जो उस नेचर में रहते हैं, जिन्हें उस नेचर की हम बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंस पता है ना। तो उस टाइम पे भी ऐसा ही होता था जब एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म का टाइम था, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ नहीं समझ आता था कि क्या करना है, तब हमें ऐसा लगता था कि भाई हमारे लिए जो भी है सब कुछ वो नेचर ही है। और इसी चीज को समझते हुए लोगों ने जो है उससे डरना और उसको वर्शिप करना जो है वो शुरू कर दिया था, ठीक है। इसी को लेकर बुक में जो है आपकी एक स्टोरी दी गई है। किसकी स्टोरी दी गई है? एक प्यारा सा बच्चा है बेंदा, जो कि
सेंट्रल इंडिया के कहाँ पे जंगलों में रहता है ना, और बहुत सारे पेड़ हैं उसके आसपास, वो बहुत सी चीजें करता है, उसको जब प्यास लगती है तो वो रिवर के पास जाता है और वहां से पानी पीता है और फिर उसको धन्यवाद करता है, वर्शिप करता है कि हे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी प्यास को यहाँ पर बुझाया, है ना। उसके दोस्त हैं, वो है, ये सब क्या है, मतलब बेसिकली ट्राइबल कम्युनिटी है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते हैं, स्लैश एंड बर्न, अभी एक जगह है फिर दूसरी जगह चले जाएंगे। तो इस पूरी स्टोरी में आपको ये बताया गया है कि भाई जो बेंदा है वो बहुत खुश है अपनी इस लाइफ में, इस तरीके से नेचर के साथ रहकर, जहां पर क्या है उसको इस टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता जो बाहर की दुनिया कर रही है, वो सिर्फ अपनी जंगल वाली दुनिया में पूरी तरीके से क्या है बंधा हुआ है। ये स्टोरी एक बार आप जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छी स्टोरी है, इससे आपको चीजें और बेटर तरीके से समझ आ जाएंगी। ठीक है, क्या बोला है इसमें, है ना, यही चीज इसमें आपको समझाई गई है कि कैसे नेचर का प्रभाव जो है वो ह्यूमंस के ऊपर ज्यादा था, अगर हम प्रिमिटिव टाइम की बात करें, जब हमारे पास कोई पढ़ाई लिखाई नॉलेज नहीं हुआ करती थी। ओके, सो द स्टोरी, जिस स्टोरी के बारे में अभी हमने बात की, दिस स्टोरी रिप्रेजेंट्स द डायरेक्ट रिलेशनशिप ऑफ अ हाउस होल्ड बिलोंगिंग टू एन इकोनॉमिकली प्रिमिटिव सोसाइटी विद द नेचर, है ना। क्या दिखाया इस स्टोरी में, मैंने अभी बताया ना कि बिंदा बहुत खुश है अपनी लाइफ में, उसको नहीं जाना यहाँ से बाहर, उसको नहीं उस बड़े बड़े शहरों में, सिटीज में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में जाना है और इस तरीके की चीजें करनी, नहीं, वो बहुत खुश है अपनी इस लाइफ में, अपने नेचर को वर्शिप करके, आसपास पेड़ हैं, नदियां हैं, पत्ते हैं, उसे भूख लगती है तो वो सूखे पत्ते खा लेता है। तो यही सारी चीजें बताई गई हैं कि इसमें जो आपको रिलेशन दिखाया गया है, ये यही आपको दिखा रहा है कि वो जो प्रिमिटिव सोसाइटी है वो नेचर के साथ कितना खुश है, कि भाई नेचर ने ही उन्हें सब कुछ दिया है। You will realize that in all such cases nature a powerful force। अब यहाँ पे क्या है, नेचर एक पावरफुल फोर्स दिख रहा है, कैसे, क्योंकि आप देखो उन्हें लगता है कि उनके लिए सब कुछ बस नेचर ही है, क्योंकि वहीं पे वो रह रहे हैं, वही वो खा रहे हैं, वही उनका पीना है, वही उनकी मार्केट है, सब कुछ वही है। बाहर के लोग अगर वहां आने की कोशिश करते हो, भाग के जो है अपने जो जहां पे उनकी फैमिली रहती है वहां पे जाके चले जाते हैं। तो एंड वर्शिप वर्ड इन द कंजर्व्ड, क्या है कि भाई उसको वर्शिप भी करते हैं। तो इस स्टोरी से हमें यही समझ आता है कि ये उस टाइम पीरियड की बात है जब हमारे पास नेचर जो है हमारा वो एकदम फुली इस तरीके से था, और हमारे पास जो हमारी टेक्नोलॉजी थी वो हमारे पास नहीं थी, वो नॉलेज हमारे पास नहीं थी। तो हम लोग इसी को ही सब कुछ मानते थे, वर्शिप करते थे, डरते थे, अच्छा भला बुरा सब हमारे लिए जो है वो नेचर ही हुआ करता था, राइट। देयर इज अ डायरेक्ट डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन नेचर, है ना। और इसी से क्या समझ आता था कि भाई ह्यूमन बीइंग्स आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन नेचर for resources which sustain them, the physical environment for such stories become the mother nature, है ना। अब आप सोचो, अब घर में हम होते हैं, जनरली ऐसा ही होता है, जब हम घर जाते हैं और हमें मम्मी नहीं नजर आती तो हम ऐसे टेंशन में आ जाते हैं कि मम्मा कहाँ चली गई। तो सेम उस टाइम पे था कि वो जो लोग थे जो नेचर के साथ रहते हैं, उनका खाना पीना, रहना, घर बार, सब कुछ उनके लिए वही है। तो भाई उनके लिए वो एक तरीके से मदर नेचर का काम करती थी, क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज उन्हें चाहिए वो सब उन्हें वही मिल जाते थे और उसी को वो वर्शिप किया करते थे। तो ये पूरी स्टोरी हमें समझाती है कि नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस क्या है। अब नेक्स्ट जिस टॉपिक पे हम जा रहे हैं वो टॉपिक हमें ये बताएगा कि ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर क्या है, यानी कि ह्यूमंस ने कैसे नेचर को अपने अकॉर्डिंगली जो है चेंज करने की कोशिश की है, और उसे लगता है कि अब वो टाइम आ गया है कि मेरे को जो चाहिए मैं वो कर सकता हूं, मुझे नेचर से डरने की या दबने की जरूरत नहीं है। कैसे, चलिए देखते हैं। The people begin to understand their environment and forces of nature with the passage of time, है ना। आप देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बदला, चीजें बदली, हालात बदले, लोगों ने पढ़ना शुरू किया, लोगों ने चीजों को सीखना शुरू किया, है ना। तो हमें क्या था कि हमें पता चला कि हाँ भाई हम जो है टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, अपनी इस नॉलेज का, अपने इस दिमाग का यूज कर सकते हैं और इस नेचर में चेंज कर सकते हैं, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल न्यूटन का ही एग्जाम्पल ले लो, 9th क्लास में पढ़े हैं ना आपने न्यूटन के लॉ। अब सोचो अगर उनके सर पे वो एप्पल नहीं गिरता तो हमें कभी भी ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट नहीं पता चलता, राइट। So with social and culture development, humans develop better and more efficient technology, है ना। धीरे 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 क्या हुआ, हम लोगों ने अपना सोशल और कल्चर डेवलपमेंट किया, तो हम लोग जो है और ज्यादा एफिशिएंट तरीके से जो है टेक्नोलॉजी में भराव कर पाए हैं। दे मूव फ्रॉम स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू स्टेट ऑफ फ्रीडम। अब उन्हें क्या लगने लगा है कि भाई स्टेट ऑफ नेसेसिटी से हम लोग स्टेट ऑफ फ्रीडम की तरफ आ गए। दैट मीन्स कि नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस में उन्हें क्या लग रहा था कि सब कुछ हमारे लिए नेचर है, यही हमारे लिए क्या है, हमारी नेसेसिटी है।
लेकिन जैसे ही हम लोग ह्यूमनाइजेशन वाले फेज में आते हैं, वैसे ही ह्यूमंस को क्या लगता है कि नहीं, अब हमारे पास दिमाग है, हमारे पास नॉलेज है, हम फटाफट से क्या कर सकते हैं, ऐसे सब पढ़ के समझ के चीजों को देख के जो है बदलाव ला सकते हैं। तो अब उन्हें क्या लगने लगा, अब हम स्टेट ऑफ फ्रीडम के अंदर आ गए, हमारे पास फ्री हैंड है, हम लोग जो चाहे वो यूज कर सकते हैं, जो चाहे वो चेंज कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंगली चीजों को सेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोला कि दे क्रिएट पॉसिबिलिटीज विद द रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनवायरमेंट, है ना, जो रिसोर्सेज हमें एनवायरमेंट से मिल रहे हैं उन्हीं के अंदर चेंज करना शुरू कर दिया। देन द ह्यूमन एक्टिविटीज क्रिएट कल्चरल लैंडस्केप, द इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज आर क्रिएटेड वेयर हेल्थ रिसोर्स ऑन हाईलैंड। क्या बोल रहे हैं कि और इन्हीं सब चीजों के बाद आप देखिएगा हमने ना बहुत ऐसी ऐसी चीजें जो है बनाई जहां पर समझना ही मुश्किल था कि ये कैसे हो सकता है ना। अब आप देखिए कि हिल स्टेशंस वाले जो एरिया हैं वहां पर पहले नहीं ऐसा कुछ हॉस्पिटल या हम बोल सकते हैं कि कुछ ऐसा हेल्थ केयर सेंटर जैसा होता था, बट विद द हेल्प ऑफ टूल्स, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हमने इन चीजों को जो है क्या किया है, मेंटेन किया है। सो रिसोर्ट्स हमने बनाए हैं, रिसोर्ट्स ऑन हाईलैंड, यूज अर्बन स्प्रॉल्स, फील्ड orchards and postures in plain in rolling hills, ports on the coast, oceanic routes on the oceanic surface and satellite in the space, है ना। भाई सोचो, क्या कभी सोचा था कि हम लोग भी जो है सैटेलाइट स्पेस तक पहुंचा सकते हैं? नहीं सोचा था, लेकिन ये सब हमने किया। लेकिन कैसे किया ये सब हमने? ये सब हमने किया अपनी नॉलेज से, अपनी टेक्नोलॉजी से, है ना, अपने टूल्स का इस्तेमाल किया, हमने अपने इस ब्रेन का इस्तेमाल किया जो कि एक्चुअल में हम लोग नहीं करते हैं, है ना। तभी तो हम ये सारी चीजें कर पाए जो हमें लगता था कि ये तो सिर्फ एक नेसेसिटी वाला फेज है, लेकिन अब हमें क्या लगने लगा कि अब हम फ्रीडम में आ गए हैं, हम जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, बस हमें अपनी दिमाग को यूज करने की जरूरत है। ठीक है, एंड इस चीज को क्या बोला गया स्कॉलर्स के थ्रू? द अर्लियर स्कॉलर्स टर्म्ड एज दिस इज पॉसिबिलिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ क्योंकि ये डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है। तो अब ये दो अलग अलग टर्म हो गई हैं आपके पास। ठीक है, नेचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज एंड ह्यूमन बींग्स मेक यूज ऑफ दिस। क्या कर रहा है? नेचर हमें वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है और हम लोग अपने अकॉर्डिंगली चीजों को चेंज और डेवलप करते जा रहे हैं। And slowly nature gets humanized and starts bearing imprints of human endeavor। और धीरे धीरे क्या है, नेचर जो है अब ह्यूमनाइज्ड होता जा रहा है। ह्यूमनाइज का मतलब क्या है कि भाई वो एक तरीके से इन पे ही डिपेंड होता जा रहा है। क्या हो रहा है? इन पे ही डिपेंड होता जा रहा है और अब उन्हें नहीं लगता कि नेचर जरूरी है। तो ह्यूमनाइजेशन वाले फेज में क्या होगा? ह्यूमनाइजेशन वाले फेज में हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत है और नेचर का जो प्रभाव है, नेचर का जो फोर्स है, नेचर का जो प्रेशर था हमारे ऊपर, वो कम हो गया। अब हमारे पास क्या है? टेक्नोलॉजी है, हम जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, जैसी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली चीजों को हम लोग डेवलप कर सकते हैं। और उसी को लेकर आपको एक स्टोरी दी गई है, बड़ी ही प्यारी सी एक बच्ची है, लड़की है, मतलब बड़ी एज की है, जिनका नाम है कैरी। और ये क्या है, बेसिकली इनकी स्टोरी ये दी गई कि ये ना पोल्स एरिया में रहती है। पोल्स वाला जो एरिया होता है हम सबको पता है वहां पर बहुत ठंड होती है कि नहीं होती है? तो ऐसा ही है, वो उन एरियाज में रहती है। लेकिन आप देखो जैसे जैसे टाइम बीता है उसको, अब वो जैसे बाहर निकली गाड़ी लेके तो अब अंधेरा था, तो अंधेरे से हटने के लिए उसने क्या किया होगा? उसने अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स को ऑन किया होगा। ठीक है, अंधेरे को उसने हटा दिया, यानी कि नेचर को उसने जो है अपनी टेक्नोलॉजी से सही कर दिया। देन अब क्या है कि वो ऑफिस जा रही है, वहां पे इतनी ठंड है कि भाई उसके ऑफिस में जो है ना इस तरीके से जो है एक क्या बना दिया गया है, ग्लास डोम बना दिया गया है। ग्लास डोम किस तरीके का होता है? इस तरीके का होता है। ग्लास डोम में आप देखो, अगर अब ग्लास डोम बना दिया, इतनी ठंड है, बर्फ गिरेगी तो क्या होगी? वो बर्फ यहाँ से आएगी और ये सारी मेल्ट होकर नीचे चली जाएगी। लेकिन जब सनलाइट आएगी तो क्या होगा? वो इस तरीके से इस वाले एरिया में यहाँ पर रह जाएगी। तो ग्लास डोम है, उसको ठंड नहीं लग रही है ना। ऐसा ही है, अब वो क्या है कि पोलर एरिया में जब हम रहते हैं तो वहां पर जो है फ्रूट्स और ये सारी चीजें जो है एकदम फ्रेश नहीं मिल पाती हैं, आपको जो है चीजें जो है फ्रेश नहीं मिलती। तो अब कैरी क्या कर रही है? उन चीजों को भी अवेलेबल करा रही है। ठीक है, अब उसको क्या है, लंदन जाना है, वो फ्लाइट पर करके लंदन चले गई, वहां से वापस अपने घर आ गई, अपना फेवरेट टीवी सीरियल भी देख लिया। और अगर उसको दिल्ली में अपने फ्रेंड से, अपने कजन, किसी से भी बात करनी है तो फटाफट वीडियो कॉल के थ्रू जो है उसने बात जो है कर ली। तो यहाँ पर आपको इस स्टोरी में क्या समझाया गया है? ये स्टोरी आपको ये इंडिकेट करती है कि भाई अब जो टाइम है वो ह्यूमनाइजेशन का, यानी कि अब हम नेचर को जो है वो नहीं मानेंगे कि नेचर का हमारे ऊपर फोर्स है। नेचर ने हमें जो जो कंडीशन दी हमने वो सबको हटा दिया अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू, है ना। आप पोलर एरिया से लंदन जा रही हैं, हाँ जी, प्लेन पकड़ा, आ गई। दिल्ली कॉल कैसे कर पा रही हो? इंटरनेट के थ्रू कर पा रही हूँ। अंधेरा है
तो लाइट ऑन कर दी, ठंड है तो डोम में रह रही हूँ, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है कि हमने यहाँ पर नेचर को नेग्लेक्ट करके अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर आ गए, और इसी टॉपिक को कहा गया है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। क्या ये दोनों टॉपिक क्लियर है? जल्दी से बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब जब ये सब चल रहा था तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि यार मतलब एक तरफ है जो नेचर को बहुत ज्यादा मान रहे हैं, एक तरफ है जो टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा मान रहे हैं। तो यहाँ पर एक हमारे जियोग्राफिकर आते हैं जिनका नाम है ग्रिफिथ टेलर। इन्होंने बोला कि ये ठीक नहीं है कि या तो आप सिर्फ नेचर को ही वर्शिप करो या तो सिर्फ आप टेक्नोलॉजी को ही सब कुछ मानो। ऐसा नहीं, हमें क्या करना होगा, हमें एक बीच का रास्ता निकालना होगा, यानी कि एक मध्यम मार्ग जो है हमें वो निकालना होगा। और जितने भी अभी तक बड़े बड़े लीडर्स रहे हैं ना, वो हमेशा ऐसी ही बात करते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में आपने जरूर सुना होगा, उन्होंने भी यही कहा था कि ना ही अच्छाई ना ही बुराई, हमें एक बीच का रास्ता जो है वो निकालना है। तो वही चीज यहाँ पर इन्होंने भी कही, इंट्रोड्यूस्ड अनदर कॉन्सेप्ट विच रिफ्लेक्ट्स अ मिडिल पाथ, यानी कि मध्यम मार्ग बिटवीन द टू आइडियाज ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म, है ना। मैंने यही बोला था कि जब नेचुरलाइजेशन की बात होगी तो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म ज्यादा होगा, है ना, और पॉसिबिलिज्म कम होगा क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता, ठीक है। एक तो हो गया ये, और दूसरा क्या है कि जब हम ह्यूमनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास पॉसिबिलिज्म है, क्यों? क्योंकि हमारे पास अब नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, लेकिन एनवायरमेंटल डिटर्मिनेशन क्या है, वो कम है। तो इनके बीच में इन्होंने बोला कि एक बीच का रास्ता हम लोग निकालते हैं, और उस टर्म को उन्होंने क्या बोला, उस टर्म को उन्होंने बोला नियो डिटर्मिनिज्म या फिर स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। और इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से हम समझेंगे कैसे, एक रेड लाइट के कॉन्सेप्ट से। फॉर एग्जांपल समझिएगा कि जब हम रोड पर जाते हैं और रेड लाइट आती है, तो जैसे ही रेड लाइट होती है तो उसका मतलब क्या होता है कि स्टॉप, यानी कि इन्होंने इस चीज को नेचर को रिलेट किया ज्योग्राफी से। कैसे? फॉर एग्जांपल मानो कि आप अगर कुछ चेंज करने जा रहे हो नेचर के अंदर, और ज्योग्राफी ने आपको बोल दिया, नेचर ने आपको बोल दिया कि नहीं, उसने आपको रेड सिग्नल दिखा दिया कि अभी मत करो, दिस इज नॉट द टाइम, ये आपका सही समय नहीं है चेंज करने का, तो आप रुक जाओ। फिर येलो लाइट होती है, का क्या मतलब होता है कि ठीक है कुछ टाइम आएगा उसके बाद ग्रीन हो जाएगी, तो एक होप हमारे अंदर रहती है, वो टाइम है। और अब जब टाइम आया है कि ठीक है अब नेचर ने आपको परमिट दे दी है कि ठीक है दिस इज माय परमिशन, अब आप जो है चेंज कर सकते हो। तो ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट है जिसको उन्होंने समझाया है अपने नियो डिटर्मिनिज्म को लेके। कैसे? देखिए, यू माइट हैव सीन ट्रैफिक लाइट, रेड लाइट मीन स्टॉप, है ना, कि जब नेचर ने बोल दिया रुक जाओ तो रुक जाओ, अभी टाइम नहीं है। एम्बर लाइट्स प्रोवाइड अ गैप बिटवीन रेड एंड ग्रीन लाइट, है ना, कि भाई टू गेट सेट, कि भाई जैसे ही वो टाइम पीरियड आएगा कि हाँ अब आप रेडी हो जाओ, हो सकता है ग्रीन लाइट होने वाली है, जाने का समय आएगा। एंड ग्रीन लाइन मीन्स गो, कि भाई अब समय आ गया है, आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। द कॉन्सेप्ट शोज दैट द नीदर इज देयर इज अ सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी, है ना। ये चीज क्या दर्शा रही है कि भाई ना ही यहाँ पर एब्सोल्यूट नेसेसिटी यानी कि एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की जरूरत है, और ना ही आपको देयर इज द कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम यानी कि पॉसिबिलिज्म की जरूरत है ना। दोनों चीजों को ऊपर मत करो। जब नेचर बोल रहा है कि हाँ ये टाइम है कि आप यहाँ पर डेवलपमेंट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, तो करो, लेकिन जब आपको नेचर स्टॉप कॉल दे रहा है कि नहीं रुक जाओ, रेड लाइट शो कर रहा है, दैट मीन्स कि रुक जाइए, अभी टाइम नहीं है, ठीक है। इट मीन्स दैट द ह्यूमन बीइंग कैन कॉन्कर नेचर बाय ओबेइंग इट। ओबेइंग का मतलब क्या है कि भाई ओबे करके, उनकी परमिशन लेकर, उनसे परमिट लेके जो है आप चीजों को कॉन्कर कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया इनका बीच का रास्ता क्या था? एंड they have respond to the red signal and can proceed in their pursuits of development when nature permits the modification। वही सेम बात है जो मैंने अभी आपको समझाई कि जब नेचर आपको परमिशन दे रहा है, परमिट दे रहा है, तो आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, as simple as that। Then it means that the possibilities can be created within the limits which do not damage the environment and there is no free run without an accident। हम ऐसे बोलते हैं ना हमेशा कि जाओ लेकिन संभल कर जाओ, एक्सीडेंट ना हो जाए, तो वही सेम चीज यहाँ बोली है कि ये सब चीजें तभी पॉसिबल हैं जब आप चीजों को बैलेंस करके चलेंगे, है ना। क्या होगा कि आप डेवलपमेंट कर रहे हो अगर, है ना, या तो आप डेवलपमेंट कर रहे हो, आप लोग मॉडिफिकेशन कर रहे हो, लेकिन इतना मत कर दीजिए कि वो नेचर को हार्म पहुंचा दे, यानी कि एक तरीके का
एक्सीडेंट जो है हमें देखने को मिले। क्या मिले? एक्सीडेंट हमें देखने को ना मिले। इस तरीके का हार्म कभी भी मत पहुंचाइएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको कोविड-19 दे सकती हूँ। कोविड-19 को आई थिंक भूलना तो नहीं है, किसी ने भूले भी नहीं होंगे। कोविड-19 क्या था? अगर हम कोरोना की बात करें तो भाई कोविड-19 और कोरोना क्या था? यही तो था ना। हम लोग पता नहीं स्पेस में जा रहे हैं, हम लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, हम लोगों ने पता नहीं क्या क्या नहीं डेवलप कर लिया, विश्व गुरु बनने की बातें हम लोग करते हैं, लेकिन नेचर के एक कॉल से सब कुछ रुक गया। कैसे? कोविड-19 आया, कोरोना आया, सब कुछ रुक गया। तो ये क्या है? ये वो नेचर की कॉल है। तो ना ही हमें इतना एक्सट्रीम जाना चाहिए कि हम बिना नेचर से पूछे इतनी डेवलप कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम नेचर को परेशान और हार्म कर रहे हैं। और क्यों? क्योंकि नेचर कहीं ना कहीं अपनी एक चीज आपको शो कर सकता है एक सेकंड में। ठीक है, तो वही चीज आपको यहाँ पर जो है समझाई गई है। इट मीन्स दैट द पॉसिबिलिटीज कैन बी क्रिएटेड विद इन द लिमिट विद डू नॉट डैमेज, है ना, कि लिमिट में करो ना यार, हर चीज ज्यादा करने की क्या जरूरत है ना, ज्यादा करने की क्या जरूरत है। देन एनवायरमेंट एंड देयर इज नो फ्री रन विदाउट एन एक्सीडेंट, है ना, कि भाई एक्सीडेंट ना हो ऐसी चीजें मत कीजिए, सब चीजें अच्छे से लिमिट में कैलकुलेट करके कीजिए। डन, चलिए आगे चलते हैं। द फ्री रन विच द डेवलप्ड इकोनॉमिक एंड अटेम्प्टिंग टू टेक हैज ऑलरेडी रिजल्टेड इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, रिसीडिंग ग्लेशियर्स एंड डिगार्डिंग लैंड्स। ये वही चीज है, ये हार्मफुल की बात हो रही है कि भाई आपने इतना सब कुछ करने के बाद आप देखो कितनी चीजों को हम लोग हार्मफुल जो है कर रहे हैं। कैसे? अगर हम देखें, आप देखिए क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इतना ज्यादा बढ़ रहा है, इतना ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि अब हमें गर्मी बहुत लगने लगी है, तो अब हम एसीज का इस्तेमाल करने लगे, है ना, जिसकी वजह से ओजोन लेयर जो है दिन ब दिन डिप्लीट हो रही है, यानी कि खत्म होती जा रही है। और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, रिसीडिंग ऑफ ग्लेशियर्स, यानी कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं भाई, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और हमारा लैंड जो है वो भी कहीं ना कहीं पोल्यूशन की वजह से खराब हो रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल अभी हाल फिलहाल में आप दिल्ली एनसीआर में देख लीजिए। दिल्ली एनसीआर में जो है पोल्यूशन की क्या हालत है और उसने किस तरीके से जो है लोगों को परेशान किया हुआ है। ठीक है, देन the neo-determinism conceptually attempts to bring a balance nullify to the either or dichotomy। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है ये, जिसका मतलब क्या है कि भाई इस तरीके से करो कि कुछ नुकसान ना हो, बस हमारे नेचर को मत नुकसान पहुंचाओ। जब नेचर आपको कॉल दे कि हाँ दिस इज द ग्रीन सिग्नल, तब जाके मॉडिफिकेशन करो, अदरवाइज मत करो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है। हाँ जी, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर, जिसमें आपको अलग अलग फील्ड्स के बारे में बताया गया है। फील्ड एंड सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्यों बोल रही हूं मैं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से बहुत बार क्वेश्चन बनता है। दिस इज इंपॉर्टेंट टेबल, ठीक है, दिस टेबल इज इंपॉर्टेंट, 1.1 है। इसमें क्या बताया गया है कि अभी जिस ज्योग्राफी के बारे में हमने पढ़ा वो तो हम पढ़ रहे हैं पोस्ट मॉडर्नाइजेशन वाला तरीका, लेकिन उससे पहले यानी कि जब हमारे पास इतने टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, स्टेटिस्टिक्स ये सब नहीं होता था, तब हम लोग ज्योग्राफी को कैसे पढ़ते थे, वो चीज है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अर्ली कॉलोनियल पीरियड का मतलब क्या है, अंग्रेज आने से पहले का टाइम पीरियड। एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, इंपीरियल एंड ट्रेड इंटरेस्ट प्रमोटेड द डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू एरियाज एंड एनसाइक्लोपीडिक डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यू एरिया फॉर्म्ड एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ जियोग्राफर्स अकाउंट। क्या था भाई, वो टाइम पीरियड ऐसा था जब हर एक कंट्री जो है वो डिस्कवर नहीं हुई थी। आप देखो ना, अमेरिका भी कितना बाद में डिस्कवर हुआ था। तो ये क्या है कि ये वो टाइम पीरियड था जब हम लोग डिस्कवर कर रहे थे नए नए एरियाज को, नई नई कंट्रीज को, और समझ रहे थे कि वहां की ज्योग्राफी क्या हो सकती है। ठीक है, देन वी हैव अ लेटर कॉलोनियल पीरियड, अंग्रेजों के बाद का। इसमें हम लोग जो है रीजनल एनालिसिस कर रहे थे। रीजनल एनालिसिस का मतलब क्या है कि वो टाइम पीरियड जब हम लोग जो है हर एक पर्टिकुलर रीजन को पकड़ के उसके बारे में जान रहे थे कि वहां कितनी बारिश होती है, वहां कितनी ठंड पड़ती है, कितनी गर्मी पड़ती है, वहां के लोग कैसे होंगे, वहां पे क्या खाया जाता है, वहां का वेजिटेशन क्या होगा। राइट, नेक्स्ट वी हैव इन 1930s थ्रू द इंटर वॉर पीरियड के टाइम पे हम लोग एरियल डिफरेंशिएशन कर रहे थे, यानी कि हर एक एरिया को अलग अलग देख रहे थे कि उनके अंदर क्या यूनिकनेस है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया के बारे में अगर मैं जान रही हूं तो मैं ये जानने की कोशिश करूंगी कि वहां पे क्या कुछ यूनिक है, तो वही चीज है। नेक्स्ट वी हैव अ लेट 1950s 1960s के टाइम पे क्या था कि हम लोग स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने
कंप्यूटर्स का बहुत ज्यादा जो है यूज करना शुरू कर दिया था, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ रही थी तो भाई टेक्नोलॉजी आ रही थी तो यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इसके बाद टाइम आता है 1970s का, जब हमें लगा कि भाई कंप्यूटर का तो ठीक है, बहुत हो गया, अब हमें एक ह्यूमन टच की जरूरत है इस ज्योग्राफी को समझने के लिए। कंप्यूटर और स्टैटिस्टिक्स से सारी चीजें सही नहीं बता सकता, बहुत बार हमें चीजों को पर्सनली जाके समझना पड़ता है, और इसीलिए बहुत सारे स्कूल्स जो है वो बनाए गए, जैसे कि इमर्जेंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक रेडिकल एंड बिहेवियर स्कूल जो है उस टाइम पे बनाए गए, जो इन सब चीजों में हेल्प कर रहे थे बेटर तरीके से समझने की, ठीक है। एंड लास्ट 1990s जिसको हम आज तक यूज करते आ रहे हैं, दैट इज पोस्ट मॉडर्निज्म इन ज्योग्राफी, द ग्रैंड जनरलाइजेशन एंड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल थ्योरीज एक्सप्लेन द ह्यूमन कंडीशंस वर क्वेश्चंस, है ना, कि भाई हम लोगों ने, हर इंसान ने अपनी अपनी थ्योरी दी है और उसे हम लोग जो है अलग अलग तरीके से समझते हैं। नाउ वी हैव अ लास्ट टॉपिक जिसमें आपको अलग अलग फील्ड्स के बारे में बताया गया कि ह्यूमन ज्योग्राफी को हम लोग सोशल साइंस में अलग अलग फील्ड्स में पढ़ते हैं, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 1 मार्कर क्वेश्चन यहां से बनता है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए जो आपकी ज्योग्राफी कल्चरल ज्योग्राफी है उसको हम एज अ सोशल साइंस में कौन से सब्जेक्ट के नाम से पढ़ते हैं, तो वो एंथ्रोपोलॉजी होगा, ठीक है। तो ये पूरा टेबल है, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। बिहेवियरल ज्योग्राफी को साइकोलॉजी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, जेंडर को हम क्या बोलेंगे, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, विमेन्स एजुकेशन, ठीक है। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी को हिस्ट्री हम बोलेंगे, मेडिकल को एपिडेमोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अर्बन ज्योग्राफी को हम लोग अर्बन स्टडीज एंड प्लानिंग के अकॉर्डिंग, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में वी हैव 2 मिलिट्री और इलेक्ट्रल, ठीक है, तो मिलिट्री साइंस हो गया। पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं ना हम लोग कि किस एरिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, किसकी कम है, क्या है, तो उनके बारे में उसको हम क्या बोलेंगे, डेमोग्राफी बोलेंगे। सेटलमेंट को हम लोग अर्बन रूरल प्लानिंग के नाम से जो है पढ़ते हैं सोशल साइंस में। देन इकोनॉमिक ज्योग्राफी, लोग बोलते हैं कि ह्यूमैनिटीज का क्या ही है, क्या ही यूज होगा, आप देखो कॉमर्स के बच्चे भी जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें भी इसका यूज होता है, कैसे देखिए, ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर साइंसेज, ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म, टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये सारी वो टर्म्स थी, और यहीं पे हमारा ये जो चैप्टर है वो 1 शॉट में हमने कंप्लीट किया है। आई होप आपको समझ आया होगा, मजा आया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस। Unacademy. Let's crack it.